हम लोगों ने अपने कल के सेशन में कुछ चीजों को पढ़ा था, उससे पहले भी कुछ चीजों को पढ़ा था। एक बार शॉर्ट में समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने पूरे टीडीएस का इंट्रो समझा था कि क्या होता है, थ्योरेटिकल पार्ट क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखा था। उसके बाद हम लोगों ने एक एप्लीकेशन ऑफ टैन कार्ड का प्रोसेस समझा था। किस तरह से ऑनलाइन एनएसडीएल के पोर्टल से जा करके हम लोग अपना टैन कार्ड अप्लाई करते हैं, क्योंकि टीडीएस काटने के लिए टैन कार्ड होना चाहिए और टैन कार्ड बनवाने का प्रोसेस भी आपको आना चाहिए। ठीक होगी बात। हमने अपनी एक कंपनी ली थी एडीआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जिससे हमने आपको टैन कार्ड की एप्लीकेशन करना सिखाया था। साथ में अपना जुरिस्डिक्शन कैसे फाइंड किया जाता है ये भी आपको बताया था। उसके बाद हमने कल के सेशन में, कल हमारा पूरी 2 सेशन हमारे लग गए थे सिर्फ इस बात को समझने के कि हमें टैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल था। पहले इनकम टैक्स पोर्टल से रजिस्टर करना था, फिर वो ट्रेसेस पर लेकर के जाता था, ट्रेसेस पर रजिस्टर करना होता था, फिर वो वापस इनकम टैक्स पर लेकर के आता था। और वहां पर जाने के बाद वो हमसे ये कहता था कि पहले पैन कार्ड को रजिस्टर करिए। पैन कार्ड को हम जब रजिस्टर कर लेते थे, वापस हम अपना पैन कार्ड में सारी डिटेल डाल करके लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेते थे। लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होती थी। एक्टिवेट करने के लिए हमें उसके पैन से लॉगिन करने के बाद वहां पर वर्क लिस्ट में जाकर के, पेंडिंग एक्शंस में जाकर के वर्क लिस्ट में उसको अप्रूव करना होता था, तब हमारी आईडी एक्टिवेट होती थी। आईडी एक्टिवेट होने के बाद हमको आईडी पासवर्ड मिल जाता। ठीक होगी बात। अब हम लोग आज के सेशन में, ये तो हम लोगों ने कल तक के अपने 4 सेशन में बात समझी थी। आज हमारा 5वां सेशन है। आज हम लोग सिर्फ ये बात समझेंगे कि हमें चालान 281 कैसे जमा करवाना होता है और चालान 281 क्या होता है। अब एक बार शॉर्ट में एक चीज को समझ लेते हैं। जब हम लोग इनकम टैक्स पोर्टल पर रहते हैं, यानी कि जब हम लोग इनकम टैक्स की फाइलिंग करते हैं, तो वहां पर चालान 280 जमा कराना होता है, क्योंकि वो इनकम टैक्स का डिपॉजिट होता है। मतलब कि मान लीजिए आपके ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी आती है, तो आपको चालान 280 जमा करवाना होता है। चालान 280 से जो पैसा जमा होगा वो आपके पैन कार्ड पर पैसा जमा होगा। तो वो आपका टैक्स का पैसा होगा, जो आपके ऊपर टैक्स बन रहा होगा। टैक्स की लायबिलिटी को चुकाने के लिए जो पैसा आप जमा करवाएंगे वो आया चालान 280 जमा करवाएंगे। लेकिन ये है टैन कार्ड। टैन कार्ड में हमेशा टीडीएस का पैसा जमा होता है, और टीडीएस का पैसा हमेशा चालान 281 से जमा होता है। अब कुछ लोग इस बात में गलती कर जाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि टैक्स का पैसा जमा करवाना था, उन्होंने चालान ही गलत फाइल कर दिया। वैसे आज के सिनेरियो में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टैन का लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग है और पैन का लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग है। पैन कार्ड का लॉगिन आईडी पैन होता है और टैन का टैन होता है। तो आज के सिनेरियो में तो गलती कम लगती है, लेकिन पहले ऐसे गलती हो जाया करती थी। गलत चालान नंबर ही भर दिया। 200, मान लीजिए आपको टीडीएस का चालान जमा करना था, चालान 281 जमा करवाना था, आपने 280 भर दिया। अब क्या होगा? गुड़ गोबर। वो पैसा आपके पैन कार्ड पर जमा हो जाएगा। उसका आपको रिफंड लेना हो तो आप आईटीआर फाइल करिए तो उसका रिफंड मिलेगा। वो पैसा आपका फंस गया। ठीक है, इसलिए सही चालान को चुनकर सही पैसा जमा करवाएं। ठीक हो गई बात। तो आज हम लोग इसी को समझेंगे। अब शॉर्ट में दो तीन बातें और समझ लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है चालान 281 को जमा कराने का कि आप या तो चालान का प्रिंट निकाल लीजिए। पहले ऐसा हुआ करता था कि एक सादा फॉर्म आता था, उसको आप हाथ से भरिए, पीछे चेक लगाइए, और अब चेक लगाने के बाद अपने पास के बैंक में चले जाइए। जिस बैंक की आपके पास चेक है उसी बैंक में चले जाइए, वो चालान आपका जमा कर लिया जाता था। इससे बड़ी समस्या हुई। समस्या क्या हुई? बैंक आपको वहां पर, जब आप चालान को जमा कर देते थे, तो बैंक आपको एक मोहर लगा करके देता था, जिसमें वो ये लिखता था कि इस चालान का सीरियल नंबर ये है, इस चालान का बीएसआर कोड ये है, और इस डेट को जमा हुआ है। अब ये क्या चीज है? देखिए, जब हम आपको आगे ये बताएंगे कि आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी बनी, आपको टीडीएस की लायबिलिटी जमा करवानी थी, और आपने उसको लायबिलिटी को कैसे जमा करवाया? वाया बैंक जमा करवाया। एक सादा फॉर्म निकाला, उस सादे फॉर्म को निकालने के बाद आपने उस पूरे फॉर्म को भरा, और भरने के बाद आपने बैंक में दे दिया, अपनी ब्रांच में दे दिया। ब्रांच वालों ने अब जो डिटेल आपको प्रोवाइड करी, वो डिटेल आपको रिटर्न में डालनी होती है। ये चीज हम आपको आगे चल के बताएंगे। कहां पर बताएंगे? जब हम फॉर्म 26Q और 24Q की फाइलिंग करवा रहे होंगे, तब आपको बताएंगे कि 3 चीजें वहां पर डालनी पड़ती हैं। एक चालान का अमाउंट, एक चालान की डेट, एक चालान का बीएसआर कोड और चालान नंबर। बीएसआर कोड मतलब किस ब्रांच में चालान जमा हुआ, और सीरियल नंबर मतलब उसका सीरियल नंबर क्या था और किस डेट को जमा हुआ। अगर ये 4 चीजों में एक जरा सी भी मिस्टेक होती है, तो आती है आपको टीडीएस की नोटिस। और नोटिस क्या आती है कि आपने जो पैसा जमा करवाया है वो पैसा हमको दिख नहीं रहा है। ये बात यहीं पर बता देना जरूरी है। अगर आपने चालान जमा करवाया और वो चालान का या तो बीएसआर कोड गलत है,
या चालान का सीरियल नंबर गलत है, कोई एक डिजिट भी गलत है, या फिर डेट गलत डाली है, या फिर अमाउंट गलत डाला है, तो क्या होगा, वो पैसा मैच नहीं होगा। और जैसे ही मिसमैच होगा तो टीडीएस का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नोटिस इशू करेगा कि आपका टीडीएस जमा नहीं है, आपका चालान मिल नहीं रहा है, इंटरेस्ट और लेट फीस साथ में लगाएगा और आपको दे देगा। ठीक हो गई बात। इसलिए अब ये गलती होती थी पहले। अब पहले बोले तो 1 अप्रैल 2023 के पहले, 1 अप्रैल 2023 के पहले जितनी भी फाइलिंग होती थी वो ट्रेसेस पोर्टल से होती थी। वहां पर आपको सादा चालान भी आप निकालिए, बैंक में जमा करवा दीजिए, वैलिड होता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। अब आपको अगर चालान जमा करना है तो आपको चालान प्री प्रिंटेड फॉर्मेट में इनकम टैक्स पोर्टल डिपार्टमेंट से ही निकलता है, चाहे क्यों ना आपको बैंक में जमा कराना है। अब बहुत सारे तरीके भी आ गए हैं। आप चाहें तो नेट बैंकिंग से चालान जमा कर सकते हैं, चाहे तो यूपीआई से जमा कर सकते हैं, चाहे तो आरटीजीएस नेफ्ट कर सकते हैं, या चाहे तो कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं। शायद 10,000 की लिमिट है, 10,000 तक आप कैश जमा कर सकते हैं। इसके ऊपर का चेक लगाना पड़ेगा। चेक लगाने के लिए आपको एक प्री प्रिंटेड फॉर्म चाहिए होगा, चालान 281। ये फॉर्म कैसे निकलता है, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन जमा करवाना हो, इसकी चर्चा करेंगे, और किस किस तरह से इसको जमा करवाया जाता है, इसकी भी आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए, अब हमने ये एक बेसिक बेसिक बात आपको बता दी। अब हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर। ठीक हो गई बात। चलिए, ये हमारे गूगल बाबा हैं, और गूगल बाबा से हमने कहा इनकम टैक्स पोर्टल। इन्होंने हमारे सामने एक लिंक ओपन किया, हमने उस लिंक पर क्लिक किया तो हम आ गए होम पेज पर। ये इनकम टैक्स का होम पेज है। यहाँ से अपर यहाँ से अपर राइट कॉलम, जहां पर लॉगिन और रजिस्टर लिखा है, यहाँ पर रजिस्टर तो हम कल तक देख चुके थे, रजिस्टर कैसे किया जाता है। आज हम लॉगिन करेंगे। आज हम क्या करेंगे बच्चों, आज हम लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के लिए जो लॉगिन आईडी होगी वो होगा हमारी कंपनी का टैन नंबर। और हमारी कंपनी का टैन नंबर क्या था, हमारी कंपनी का टैन नंबर था, जो हमारी एडीआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड थी, उसका टैन नंबर था। अब जो भी था आपको भी दिखा देते हैं और हम खुद भी देख लेते हैं, ताकि आप चाहें तो आप भी नोट कर लीजिए। ये था कंपनी का टैन, क्या था, ये LKNA 19523A, ये कंपनी का पैन था। अब आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक हो गई बात। चलिए, अब हम लोग वापस चलते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर। यहाँ पर हमें लॉगिन आईडी में वही टैन नंबर डालना है और कंटिन्यू प्रेस करना है। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद हमसे पूछेगा कि आपको क्या सिक्योर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। हमने कहा यस हो रहा है, हमने टिक किया। उसके बाद अब हमें पासवर्ड डालना है। ये वो पासवर्ड है जो हमने अपने टैन नंबर को रजिस्टर करते समय रखा था। वही पासवर्ड डाल के हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही अब हम अपने डैशबोर्ड पर आ गए। डैशबोर्ड किसका है, एडीआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का है। और अब एडीआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को ही अपने टीडीएस का चालान जमा करना है। हो सकता है कि एडीआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने ही कोई सर्विस ली हो, जैसे कि किसी एजेंट को अपॉइंट किया हो, उसको कमीशन पे किया हो, जैसे कि किसी से कंसल्टेंसी लिया हो, जैसे कि कोई और काम किया हो। अब कौन कौन से काम हो सकते हैं इसकी चर्चा भी आज करेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। हमने एक एग्जाम्पल पहले लिया था कि कृधा लीगल स्टार ने अगर मुकेश जायसवाल को कंसल्टेंसी की फीस का पेमेंट किया, जो कि 1 लाख रुपए की कंसल्टेंसी थी और 10,000 का टीडीएस था, तो 1 लाख रुपए प्लस 18%, 1,18,000 माइनस 10,000, यानी कि 1,08,000 का पेमेंट तो कृधा लीगल स्टार ने मुकेश जायसवाल को कर दिया था। पर लेकिन वो 10,000 रुपए जो मुकेश जायसवाल को पैसा नहीं मिला, वो पैसा एडीआर एनर्जी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि एडीआर एनर्जी के लिए तो खर्चा पूरा 1 लाख प्लस 18% जीएसटी 1,18,000 का ही है। बस 1,08,000 मुकेश जायसवाल को मिल गया था और 10,000 नहीं मिला था। वो मिलता उनको कैसे, इनकम टैक्स पोर्टल पर उसका क्लेम मिल जाता टीडीएस का। अब एडीआर एनर्जी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो एक टीडीएस का चालान जमा करे। टीडीएस का चालान बच्चों कब जमा होता है, इस बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर बता दें। चालान को जमा करवाने की जिम्मेदारी होती है अगले महीने की 7 तारीख, अगले महीने की 7 तारीख को। यानी कि अगर पूरे जनवरी मंथ में कोई खर्चा किया तो आपको पूरा टीडीएस जमा करवा देना है। टीडीएस यहाँ हमारे एग्जाम्पल में कितना बनता है, 10,000 रुपए।
ये 10,000 रुपए आपको जमा करवा देना है। कब? 7 फरवरी तक। अगर पूरी फरवरी का कोई खर्च किया और टीडीएस काटा तो उसको आपको जमा करवा देना है 7 मार्च तक, और पूरे मार्च का जो पैसा है वो आपको जमा करा देना है 7 अप्रैल तक। ठीक हो गई बात? मतलब मंथ में एक चालान जमा होगा, क्वार्टर में 3 चालान होगा, और ये तीनों चालान की डिटेल डाली जाएगी फॉर्म 26Q और 24Q में। अब नेक्स्ट सेशन से, कल के सेशन से हम आपको 24Q और 26Q बताएंगे, तब उसमें ये भी बताएंगे कि तीनों क्वार्टर के चालान की डिटेल हमें कैसे टैग करनी है। लेकिन आज ये समझिए कि आज 2 फरवरी है, यानी कि पूरे जनवरी का टीडीएस हमको काट करके जमा करवा देना है 7 फरवरी तक। अगर हमने करवा दिया तो बल्ले बल्ले, और अगर हमने नहीं करवाया, अगर हमने नहीं करवाया तो क्या होगा? तो आएगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आएगा 1.5% पर मंथ और अ पार्ट ऑफ मंथ, यानी कि एक महीना या महीने का अगर एक भी दिन है तो उस पर 1.5% आ जाएगा, अगर हमने 7 फरवरी तक चालान नहीं जमा कर दिया। ठीक है? तो आज हम ये भी सीखेंगे कि टैक्स का पैसा, टीडीएस का पैसा कैसे जमा कराएं, और ये भी सीखेंगे कि लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी या कुछ और लग जाए उसको कैसे जमा करवाएं, क्योंकि वो भी सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक होगी बात? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टैक्स फाइलिंग का पोर्टल है, ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के ठीक बगल में एक ऑप्शन है ई फाइल। डैशबोर्ड के ठीक बगल में एक ऑप्शन है ई फाइल। मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या ये ऑप्शन दिख रहा है? क्या ये ऑप्शन दिख रहा है? और ई फाइल के नीचे दूसरा ऑप्शन है ई पे टैक्स। क्या दिख ये रहे ई सर। पे टैक्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको? जी सर। मैंने जो बात बताई वो बात समझ में आ रही है? जी सर। चलो, अब ई पे टैक्स पर हम क्लिक करेंगे। ई पे टैक्स पर हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, और यहां पर क्लिक करते ही आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले लिखा होगा सेव ड्राफ्ट। सेव ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले हम कुछ और समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है? ई पे टैक्स के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सेव ड्राफ्ट, एक ऑप्शन आ रहा है जनरेटेड चालान, एक ऑप्शन आ रहा है पेमेंट हिस्ट्री, और एक आ रहा है चालान स्टेटस इंक्वायरी, CSI फाइल। ठीक होगी बात? ये 3 चीजें आपके सामने आ रही हैं, सेव ड्राफ्ट, जनरेटेड चालान, पेमेंट हिस्ट्री और CSI। इसका क्या मतलब है, इसको 5 मिनट बाद समझेंगे। अभी ये देखिए कि राइट हैंड साइड पर एक और ऑप्शन आ रहा है, ये न्यू पेमेंट ऑप्शन आ रहा है। न्यू पेमेंट, क्या आपको दिख रहा है ये न्यू पेमेंट का ऑप्शन? राइट हैंड साइड पर ऑप्शन आ रहा है न्यू पेमेंट। क्या ऑप्शन आ रहा है? न्यू पेमेंट। न्यू पेमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही ये पूछेगा कि असेसमेंट ईयर कौन सा है। असेसमेंट ईयर कौन सा है? अब एक बात आपको यहीं पर क्लियर कर देते हैं कि फाइनेंशियल ईयर वो वाला साल होता है जिस साल का खर्चा है, और असेसमेंट ईयर हमेशा उससे अगला साल होता है। यानी कि अगर कोई खर्चा जनवरी 2024 का है, जो कि आपको 7 फरवरी 2024 में जमा कराना है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर है 23-24, और असेसमेंट ईयर है 24-25। अब हो सकता है कुछ लोग ये बात कहें कि ये क्या बड़ी अजीब सी बात है, असेसमेंट ईयर एक साल आगे क्यों बढ़ा दिया? इसका कारण है इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि ये तो फाइनेंशियल ईयर का खर्चा है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का खर्चा है, और जो कर निर्धारण वर्ष है वो हमेशा अगले साल होता है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि जिस साल का टैक्स है उसी साल पूरा कर निर्धारण कर दिया जाए। साल खत्म होने के बाद ही टैक्स निकाला जाता है। तो साल खत्म होगा 31 मार्च को, और जो कर निर्धारित किया जाएगा वो असेसमेंट ईयर 24-25 में किया जाएगा। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर कोई भी टीडीएस है तो वो असेसमेंट ईयर 24-25 में आपको जमा करवाना है। अब मान लीजिए, फर्ज करिए 5 मिनट के लिए कि आपका कोई ऐसा टीडीएस था जो कि आपके क्लाइंट की बहुत बड़ी भूल थी, और वो पैसा था, कब का पता है? वो पैसा था पिछले साल के पिछले साल। मान लीजिए कि दिसंबर 2022 का पैसा था, दिसंबर 2022 का पैसा था, और वो पैसा आज तक जमा नहीं हुआ। अब क्लाइंट आपके पास आया और उसने ये कहा, सर दिसंबर 2022 का पैसा है, हमें आज जमा करवाना है, हम लेट फीस इंटरेस्ट सब दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप जमा करवाइए किसी भी हालत में, क्योंकि हमें जिसको जिसको क्रेडिट देना था हम सबको क्रेडिट देना चाहते हैं, हमसे गलती हो गई है। दिसंबर 2022, अब दिसंबर 2022 का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 22-23, और फाइनेंशियल ईयर 22-23 से अगला ईयर यानी कि 23-24 हमारा होता है असेसमेंट ईयर। तो कोई क्लाइंट आपके पास जब आ जाए पुराना पैसा जमा करवाने के लिए, तो हमें कौन सा असेसमेंट ईयर चुनना होगा? वो वाला असेसमेंट ईयर चुनना होगा जो उस फाइनेंशियल ईयर के अगला वाला साल। ठीक होगी बात? यानी कि हमारे एग्जाम्पल में फाइनेंशियल ईयर 22-23 का पैसा छूटा था, तो अगला वाला साल 23-24 हमको यहाँ पर चुनना रहेगा। ठीक हो गई बात? ये तो वो वाली बात है जब आप कोई डिले पेमेंट जमा करवा रहे हैं।
डिले पेमेंट के साथ आप टैक्स भी जमा करवाएंगे, आज तक का इंटरेस्ट भी जमा करवाएंगे, और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उस क्वार्टर का, दिसंबर 2022 के क्वार्टर का, तो लेट फीस भी देंगे। क्या ऐसा हो कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जितना पुराना चाहे उतना पुराना कराइए, लेट फीस दीजिए, इंटरेस्ट दीजिए। और हमने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि लेट फीस कितनी आती है? उतनी आती है जितना टीडीएस का अमाउंट होता है। जितना आपका टीडीएस का अमाउंट होगा उतनी ही मैक्सिमम लेट फीस आ सकती है, वरना 200 पर डे आती है। ठीक हो गई बात? चलिए, लेकिन अब हम केस लेते हैं कि हमारा नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस कैसा? मतलब जनवरी 2024 का केस है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 है और असेसमेंट ईयर 24-25। ये बात यहाँ पर बच्चों देखो लिख के भी आ रही है, फाइनेंशियल ईयर 22-23, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक होगी बात? ठीक होगी बात? यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी, आई होप। अगर आ गई हो तो हम आगे बढ़े।